हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू की, और आज जो हम बात करेंगे वो इन्फ्लेशन टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन जैसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूँगा। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, वहाँ पर ये बोल रहा है कि व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स इफ आरबीआई कंडक्ट्स अ सील ऑफ सिक्योरिटीज। यदि अगर हम बात करें कि आरबीआई जो है यदि हम बात करें कि आरबीआई जो है वो अपनी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनके नगद भंडार पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि आरबीआई, मैंने आपको बताया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और वहाँ पर मैंने ये बोला कि जब भी आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचेगा, वहाँ पर मैंने ये बोला कि जब भी आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचेगा तो आरबीआई की सिक्योरिटी जो है वो कौन खरीदेगा, वो खरीदेंगे बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आरबीआई की सिक्योरिटी को खरीदते हैं तो वहाँ पर स्थिति क्या होती है कि पैसा चला जाता है आरबीआई के पास, सिक्योरिटी चली जाती है बैंक के पास, या पैसा चला जाता है आरबीआई के पास और सिक्योरिटी चली जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो बैंक है, इनके पास से पैसा या मनी का फ्लो कहाँ चला गया, आरबीआई की तरफ। तो अब इनके पास मार्केट में पैसे का फ्लो करने के लिए या मार्केट में फाइनेंस करने के लिए लोगों को या इन्वेस्टर को पैसा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगी तो इसके रिजर्व पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि रिजर्व तो चला गया यहाँ पर, तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज गलत आंसर है, डिक्रीज जो है वो राइट आंसर है। कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंक्रीज भी नहीं होगा, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचेगी, कमर्शियल बैंक के पास में जो रिजर्व होगा उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अ परसिस्टेंस फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में लगातार गिरावट को हम क्या बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चीजें किस प्रकार से दिख रही, तो मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बताई, जिसमें मैंने आपको ये बोला कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट होना, और दूसरा मैंने आपको बोला कि डिफ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में डिक्रीमेंट होना, राइट। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट होना, और डिफ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में डिक्रीमेंट होना। स्टैगफ्लेशन जो है वो क्या बात करता है, स्टैगफ्लेशन बात करता है, यहाँ पर आपको याद हो अगर, तो वो बोलता है रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन की सिचुएशन। डिसइन्फ्लेशन जो है वो क्या बोलता है, तो डिसइन्फ्लेशन यहाँ पर बोलता है, आपको अगर याद होगा, आपने अगर लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि डिसइन्फ्लेशन क्या करता है। डिसइन्फ्लेशन ये बोलता है कि प्राइस तो इंक्रीज होंगे लेकिन जो उनके रेट होंगे वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो चीजें जो हैं वो किस तरीके से, तो यहां इन चार ऑप्शन के आधार पर अगर आप देखोगे तो बोल रहा है कि वस्तु और सेवाओं के समानांतर मूल्य स्तर में लगातार गिरावट की स्थिति को क्या बोला जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के लगातार गिरावट की स्थिति को क्या बोला जाता है, तो स्टैगफ्लेशन नहीं होगा, डिसइन्फ्लेशन जो है वो भी नहीं होगा, इन्फ्लेशन जो है वो भी नहीं होगा, डिफ्लेशन इसका राइट आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चीजें किस प्रकार से नजर आती हैं, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन जो है उसमें आपको चीजें जो है समझ में आ रही हैं, डिफ्लेशन में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेशन में प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे। ऑप्शन में भी यही पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर किस तरीके की चीज है, थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको दिखाई देगा, तो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन में आपको ये तो पता है ना कि प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के वो क्या हो जाएंगे, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, पैसे का मूल्य जो है वो घटेगा। दूसरा ऑप्शन बोल रही है ठीक है, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, पैसे का मूल्य इंक्रीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस, ये भी गलत है, और द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड इंक्रीजेस लेटर, ये भी गलत है।
बोले सर द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, इसका क्या मतलब है? अगर गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज होती है तो जैसे मान लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है, स्थिति यह है कि मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इन्फ्लेशन की स्थिति है तो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में हो रहा है इंक्रीमेंट। अब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में जब इंक्रीमेंट हो गया तो वहां पर आपका कंजम्पशन क्या हो गया? महंगा हो गया। अगर जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में 100 रुपीज लेकर पहले मार्केट में जाते थे और आप 4 यूनिट प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते थे। अब प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो क्या हो गए? वो इंक्रीज हो जाए। जो प्रोडक्ट पहले 25 रुपए में मिल रहा था तो आप 4 यूनिट खरीद पा रहे थे उस 100 रुपए में से, अब वही प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपए में मिल रहा है तो आप 2 यूनिट ही कंजम्पशन कर पा रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ? वैल्यू जो हो गई उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? उसकी परचेजिंग पावर जो है वो डाउन हो गई। तो ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, किस कंडीशन में? तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में, जब प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहां पर यही पूछ रहा था कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो वैल्यू जो है अपने पैसे की, मनी की, उस पर क्या इंपैक्ट दिखेगा? तो वो लगातार उसकी परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या बोल रहा है कि हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। अगर इन्फ्लेशन आता है तो वो वस्तुओं की कीमत को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस में इंक्रीमेंट की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस के इंक्रीमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है? तो यहाँ बोल रहा है कि प्राइस द कमोडिटीज डिक्रीजेस, गलत हो जाएगा। प्राइस द कमोडिटीज इंक्रीजेस सही है। नो इफेक्ट भी गलत है और फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेस लेटर इंक्रीजेस ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज होना चालू होंगे। अगर मैं बता दूं कि अगर आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका जो टॉपिक है, इसका जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए कि मुद्रास्फीति या महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत उच्च कंडीशन में है, हायर स्थिति में है, तो उस कंडीशन पर कौन सा वर्ग है जिसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? कंज्यूमर क्लास पर तो असर बहुत ज्यादा पड़ता है। आपकी सैलरी अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपए है तो आपका पहले एक्सपेंडिचर 20,000 में होता था तो 25,000 में हो रहा है, तो आपकी सेविंग जो है वो नेगेटिव साइड में जाएगी, डाउनफॉल होगी। देनदार वर्ग, उस पर भी असर पड़ता है। डिप्टेटर जो है उस पर भी असर पड़ेगा। पेंशनर वर्ग जो है उस पर भी असर पड़ेगा क्योंकि उसका भी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा इनकम तो हो नहीं रही है, लेकिन बिजनेस क्लास के पास में क्योंकि पैसे के जो रेवेन्यू है, पैसा जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो बड़े बिजनेस जो होंगे उनको इस तरीके की महंगाई का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर महंगाई आएगी तो आप और मैं प्रभावित होंगे, अंबानी जी थोड़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर बोल रहा है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में मैंने आपको ये बोला है कि स्टैगफ्लेशन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है स्टैग्नेंट और दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई या मुद्रास्फीति। आपने पढ़ा ही हुआ। क्वेश्चन ये उठता है कि रुकी हुई क्या? तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और प्लस इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन जब रुकी हुई होती है तो हम बोल देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और इन्फ्लेशन हाई है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बेरोजगारी भी ज्यादा होगी और महंगाई भी ज्यादा होगी, और इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? रिसेशन भी ज्यादा होगा या रिसेशन की कंडीशन होगी और महंगाई की कंडीशन होगी। ये दोनों कंडीशन। आइए ऑप्शन को देखें। अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रिसेशन, बिल्कुल ठीक है, मैंने क्या बोला? रिसेशन की कंडीशन होगी, ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी का अनुभव करेगी, ये ठीक आंसर है। दूसरा अगर हम बात करें तो मतलब पूरे तरीके से नहीं बोल सकते, यहां पर अगर आप देखोगे तो रिसेशन आधा अधूरा ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन की सिचुएशन है ना, तो रिसेशन के साथ में महंगाई का होना भी जरूरी है। सेकेंड अगर देखें तो ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी के साथ में हो, तो मुद्रास्फीति और मंदी जिसमें रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। पहला वाला सिर्फ रिसेशन की कंडीशन है इसलिए वो पूरी तरीके से सही नहीं है। दूसरा वाला रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इसलिए उसको आप ठीक बोल रहे हो। और तीसरा बात करें इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट हाई, तो यहां पर इसका जो पहला
दिखाया था मैंने आपको, उसमें क्या बोला था कि ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा। तो जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन, इन तीनों कंडीशन में इंक्रीमेंट देखने को मिले तो वहां पर आप क्या बोल दोगे कि वहां स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों ही सही यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे पहला कोई ऑप्शन आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिखेंगी कि पहले ऑप्शन में अगर आप देखो तो सिर्फ बोल रहा है रिसेशन की कंडीशन। तो रिसेशन की कंडीशन ठीक है, लेकिन रिसेशन की कंडीशन के साथ इन्फ्लेशन होना जरूरी है, तभी स्टैगफ्लेशन होगा। अगर नहीं तो आप स्टैगफ्लेशन नहीं बोल सकते उसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्लेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अगर हम बोले बेसिक क्वेश्चन के तौर पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्लेशन का मतलब आपको पता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस में डिक्रीमेंट होना। डिफ्लेशन का मतलब होता है मूल्यों में गिरावट होना। अब मूल्यों में अगर गिरावट होती है तो उसकी अपोजिट कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, मूल्यों में वृद्धि की कंडीशन। और अगर आपसे मैं बोलूं कि मूल्यों में वृद्धि की कंडीशन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हो कि सर इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट होना। तो इसकी अपोजिट कंडीशन कौन सी होगी, इन्फ्लेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन की जब मैं बात करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इस कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन में मैंने आपको दो इंडेक्स बताए, जिसमें मैंने आपको बोला WPI और मैंने आपको बोला CPI। इस WPI में मैंने आपको ये बताया कि भाई होलसेल प्राइस लेवल पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर प्राइस जिसको आप रिटेल बोलते हो, खुदरा स्तर पर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस लेवल इंडेक्स WPI इन इंडिया द बेस ईयर। तो इसका बेस ईयर क्या था, मैंने आपको बताया था 2011-12। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011-12। सारी चीजें जो है वो आपने अगर क्लास सही से अटेंड की है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ऐसा आपके जितने भी एग्जाम हैं, जो भी एग्जाम हैं, उनमें इकोनॉमिक्स से इनमें से बाहर क्वेश्चन या इन कॉन्सेप्ट से बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको करंट का पोर्शन जो है वो कवर करके रखना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ दीज लिस्टेड बिलो हैज द हाईएस्ट वेटेज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI के बास्केट को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। प्राइमरी पार्ट हुआ, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड आइटम बोला, और तीसरा बोला फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की चीजें। और वहां पर मैंने बोला सबसे ज्यादा वेटेज 564 आइटम किसके हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम। उसके बाद मैंने बोला 117 किसके हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट के, और 16 किसके हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की। टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट हैं करंट में मार्क इसमें बास्केट में, तो आप बताइए 697। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बास्केट में, WPI के बास्केट में सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है, बोला सर मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर। राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट। अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु थोक मूल्य सूचकांक के बास्केट में शामिल की जाती है। अभी आपने बास्केट देखा और उसके तीन पार्ट देखे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 697। इस बास्केट में जहां पर भी आप बात करोगे, चाहे आप प्राइमरी की बात करो, चाहे आप मैन्युफैक्चर्ड की बात करो, चाहे आप फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की बात करो, राइट। तो इन तीनों ही बास्केट के टाइप में, तीनों ही कैटेगरी में आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, आपको इन तीनों ही कैटेगरी में दिखाई देगा क्या, गुड्स। इनमें कहीं पर भी आपको सर्विस नहीं दिखेगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। सर्विस कहाँ दिखेगी, जब इससे निकलकर एक दूसरे बास्केट की बात करोगे जिसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको आप CPI के नाम से जानते हो। WPI पूछ रहा है, WPI में सिर्फ क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा, ना सिर्फ सर्विस, ना ही दोनों, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन जो है वो ठीक है। पहला बोल रहा है द वेटिंग ऑफ फूड इन द CPI इज हायर देन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI में खाद्य का भार जो है वो अधिक है WPI से, बिल्कुल ठीक, सही है।
दूसरा बोल रहा है कि WPI में सेवाओं की कीमत में परिवर्तन शामिल नहीं होता, ये भी सही। अभी अभी मैंने बोला कि इस बास्केट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड आइटम का है, लेकिन जब CPI होगा, ये क्या है, ये तो WPI है, जब CPI होगा इस बास्केट में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो प्राइमरी का हो जाएगा, जहां पर फूड ग्रेन्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका ओनली 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन सिर्फ ओनली नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूं तो विच इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन के लिए भारत में 2 इंडेक्स यूज किए जाते हैं, एक WPI, एक CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा मूल्य सूचकांक, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा कैलकुलेशन इंडेक्स है जो यूज किया जाता है भारत में, इंडिया में। तो पहला तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बिल्कुल सही है, दूसरा GDP डिफ्लेटर गलत है, प्रोडक्टिव प्राइस इंडेक्स गलत है जिसको PPI बोलते हैं, और कमोडिटी प्राइस इंडेक्स गलत है। तो क्योंकि यहाँ पर CPI नहीं है इसलिए सिर्फ एक ही राइट आंसर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोल रहा है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है, सीधे सीधे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही लोगे। यहाँ पर बोल रहा है कि रमेश स्पेंड सम रुपीज ऑन फ्लोर, राइस, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, then which index will be used to calculate the average of this whole expenditure। यदि रमेश जो है वो आटे में, चावल में और ट्यूशन फीस में और कुछ चीजों में पैसा खर्च करता है, तो किस सूचकांक में उसकी गणना की जाएगी। रमेश अगर आटा खरीदेगा तो ऐसा एक मतलब रिटेल में खरीदेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 10-20 कुंटल आटा उसने लगातार अपने लिए खरीद लिया, होलसेल पे गया और खरीद लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर चावल खरीदेगा तो रिटेल में कंजम्पशन करेगा, ट्यूशन फीस पे कर रहा है, रिटेल का पार्ट है, तो गुड्स भी है, सर्विस भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, होलसेल नहीं है क्योंकि रिटेल प्राइस है, और रिटेल प्राइस की गणना हम कहाँ करते हैं, कंज्यूमर। यहाँ आपको कोई मतलब नहीं है कि रमेश कर रहा है कितना कर रहा है, आपको सिर्फ मतलब इस क्वेश्चन में किससे था, इन 3 चीजों से। आपको समझ में आ गया, अच्छा गुड्स भी है और सर्विस भी है, ठीक है, और कहां पर है, बोले सर रिटेल लेवल पर है, और रिटेल पर अब कहां पर देखते हो, रिटेल मतलब कि CPI की बात, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो बोल रहा है हु रिलीज द होलसेल प्राइस इंडेक्स फिगर। पूछ रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक जो है उसके आंकड़े कौन जारी करता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द प्राइजेस ऑफ। अगर हम बात करें CPI की, तो CPI के बारे में मैंने आपको बताया ही है, 6 पार्ट हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर 6 पार्ट हैं जिसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को रखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आपको गुड्स भी दिखाई देंगे और आपको फिर सर्विसेज भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब CPI आता है ना, तो CPI में गुड्स और सर्विस की रिटेल लेवल पर कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है, तो दोनों चीजें जो हैं वो सही। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि गुड्स ओनली, गलत हो जाएगा, सिर्फ वस्तुओं से संबंधित इंडेक्स नहीं है ये, सिर्फ सेवाओं से संबंधित इंडेक्स नहीं है ये, और गुड्स और सर्विस से संबंधित है, दोनों की गणना करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो बोथ है, गुड्स एंड सर्विस जो है वो हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, करेंटली हाउ मेनी गुड्स आर कवर्ड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको बताई है, बास्केट में 3 पार्ट में WPI है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 697। कैसे, सेकेंड पार्ट में 564, 117 और 16, टोटल मिला के करंट में 697 प्रोडक्ट हैं। 2017 में ये चेंजेस जो है वो किया गया, याद रखना है आपको। राइट आंसर जो है वो 697, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड जो अलग अलग टॉपिक हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो को अगर हम देखेंगे तो उसमें किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।